आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि ये एसआरपी क्लास का लोगो है जो यूट्यूब चैनल पे है, ठीक। हम लोग बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू क्लास नंबर आज 5 नंबर देख रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक। तो आइए आज हमको इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। पेन हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो वही कह रहा कि द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, कह रहा है बल की इकाई क्या है। न्यूटन है, जूल है, वाट है या पास्कल है। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर। अरे फोर्स मतलब बल होता है। फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन कहते हैं। मास इनटू एक्सीलरेशन कहते हैं। मास इनटू एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक। इसी को हम लोग यह बराबर एम ए कहा जाता है। एम इंटू ए भी कहा जाता है। एम इंटू ए कहा जाता है। एम द्रव्यमान होता है, ए त्वरण होता है, ठीक। अगर द्रव्यमान को हम लोग केजी लिख दें, द्रव्यमान को केजी लिख दें और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो अब आइए बी क्वेश्चन कह रहा है जूल। जूल जो होता है ये वर्क कार्य का मात्रक जूल होता है। वर्क का मात्रक जो हमारा होता है जूल होता है, ठीक। वाट जो ये होता है ये हमारे पावर का मात्रक होता है। पावर जिसे हम लोग शक्ति कहते हैं। पावर जिसे शक्ति कहते हैं। पास्कल जो होता है ये हमारे प्रेशर का मात्रक होता है। पास्कल जो होता है ये हमारे प्रेशर का मात्रक होता है, ठीक। हम सारी चीज़ का बीमा बता देते हैं जिससे डायमेंशन कहा जाता है। प्रेशर का होता है फोर्स अपान, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया होता है, ठीक। तो हम फोर्स का यहाँ से निकालते हैं। केजी के लिए हम लोग एम लिखते हैं। अरे केजी मास को हम लोग एल, मीटर लंबाई होता है तो एल लिखते हैं और समय को नीचे है तो एम एल टी माइनस 2 लिखते हैं, ठीक। तो ये न्यूटन, ये बल का निकल गया। तो हम बल के लिए एम एल टी माइनस 2 लगा देते हैं और एरिया को लिखते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है ये मीटर स्क्वायर होता है तो ये मीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं, ठीक। तो जब लास्ट में बनता है ये नीचे एम स्क्वायर है, ऊपर एम है, तो नीचे से जब काटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एम माइनस 1 हो जाएगा, यल हो जाएगा, टी पे माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रेशर का निकल गया, ठीक। ये प्रेशर मतलब प्रेशर दाब का एसआई दाब का बीमीय सूत्र निकल गया। एम पे माइनस 1 यल टी माइनस 2 हो गया, ठीक। और ये वाट पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान टी होता है। डब्ल्यू अपान टी होता है, ठीक। तो अब ये वर्क का देखेंगे। वर्क बराबर होता है एफ इंटू यस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो एफ का एम एल टी यस विस्थापन है। विस्थापन एक दूरी होती है तो इसका भी एल ले लेते हैं। तो देखो ये सारा बीमी सूत्र हो निकल जाएगा, ठीक। ये हम बता दें कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। तो इसके लिए आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नीचे भी कुछ लिखा है कि नीचे क्या होता है, देखो नीचे भी लिखा है कि जो न्यूटन होता है ये करेक्ट फोर्स का होता है। न्यूटन इसने बताया, न्यूटन जो होता है करेक्ट फोर्स का होता है। जूल जो होता है एनर्जी का होता है और वर्क का दोनों का होता है। एनर्जी का जूल और कार का दोनों का मात्रक ये जूल होता है, ठीक। वाट जो होता है ये पावर का मात्रक वाट होता है और प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। ये नीचे सोल्यूशन में लिखा गया है, ठीक। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का, एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या ओम मीटर का? तो ओम मीटर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मापता है। प्रतिरोध कौन मापता है? प्रतिरोध हमारा जो मापता है, प्रतिरोध जो मापता है वो हमारा ओ प्रतिरोध को हम लोग रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। तो ओम प्रतिरोध कौन मापता है? ओम मीटर मापता है। और सर्किट में धारा कौन नापती है? तो सर्किट में धारा हमारा गैल्वेनोमीटर नापती है। सर्किट में धारा गैल्वेनोमीटर में नापती है। वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापता है या विभवांतर को वोल्ट मीटर नापता है। तो विद्युत धारा मापने का उपकरण एमीटर होता है, ठीक, एमीटर। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। नीचे सोल्यूशन में कुछ लिखा होगा, चलिए उसको देखते हैं, ठीक।
नीचे सोल्यूशन में लिखा गया कि मेजर करंट कौन मेजर करता है, एमीटर करता है। मेजर वोल्टेज कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर करता है। डिटेक्ट करंट स्मॉल वैल्यू, जो स्मॉल वैल्यू में करंट कौन डिटेक्ट करता है, तो गैल्वेनोमीटर। मेजर मेजर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को कौन मापता है, ओम मापता है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है। ठीक, आइए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, कह रहा शून्य में प्रकाश की गति क्या होती है। जब शून्य प्रकाश होती है, एकदम वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, इसी को पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति। अगर यही कुछ जो ये कह रहा है कि शून्य में प्रकाश की गति, तो ये क्वेश्चन को दोबारा पूछ ले सकता है कि निर्वात में प्रकाश की गति या 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ मीटर सेकंड। तो देखो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, यह शून्य में प्रकाश की गति इतनी ही होती है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा कौन हो जाएगा, इसके लिए भी आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जेएनएम का एग्जाम देना है, और वह लोग ये नंबर पे फ्री टेस्ट उपलब्ध, इस नंबर पे आप लोग को फ्री टेस्ट मिलेगा। कितना, 25 टेस्ट मिलेगा। कितना टेस्ट मिलेगा आप लोग को, तो आप लोग को मिलेगा 25 टेस्ट मिलेगा, जो आप इस नंबर पे मैसेज करके उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। एग्जाम तक आपको 25 सेट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 120 क्वेश्चन का। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। ठीक, दिसंबर से स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेज, कह रहा परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश कोण बराबर परावर्तन कोण, या इंसिडेंस लेस देन रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन वेवलेंथ, या रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देखो परावर्तन का दो नियम होता है। कहता है एक आपतित आने वाली किरण और टकराने आपतित किरण, ये होती है तीनों एक ही अभिलंब पे होता है। ठीक, दूसरा कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक, तो वही कह रहा परावर्तन का कोण का जो नियम होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया इज, कह रहा निकट दृष्टि दोष मायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। जो मायोपिया होता है रोग, उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। मायोपिया में होता क्या है, तो मायोपिया में जो होता है वो वस्तु नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो मायोपिया में जो होता है निकट जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो उसमें क्या कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या कॉनकेव अवतल लेंस का, या सिलिंड्रिकल बेलनाकार लेंस का, या नॉन। तो नॉन तो होगा नहीं। तो देखो निकट दृष्टि जो उसके लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, नीचे अभी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा एक्सप्लेनेशन करके। कह रहा जो कॉनकेव मिरर होता है वो डाइवर्ज रे वो करेक्ट ऑफ मायोपिया में, डाइवर्ज रे को करता है करेक्ट ऑफ मायोपिया में। कॉन्वेक्स जो होता है हाइपरमेट्रोपिया में, मतलब दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिलेंड्रिकल एस्टोमिशन जो होता है, एस्टोमिज्म जो होता है, उसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ना निकट का दिखाई देता ना दूर की दिखाई देती है, तो उसे हम लोग एस्टीमेस्टिसम कहते हैं। उसमें हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि 6 नंबर द वर्क डन इज मूविंग ए बॉडी ऑन हॉरिजेंटल सरफेस,
कह रहा क्षैतिज सतह पर पिंड को ले जाने में किया गया कार्य पॉजिटिव धनात्मक, निगेटिव ऋणात्मक, या जीरो या इन्फिनेटिव। तो देखो कार्य तीन प्रकार के होते हैं। एक कार्य क्या एक वर्क जो होता है, जो वर्क होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक हमारा निगेटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है, ठीक। एक हमारा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, ठीक। अगर कोई किया गया कार्य शून्य है, अगर ये कार्य ज्ञात करने के लिए W बराबर FAS cos थीटा का प्रयोग करते हैं कि वो कार्य पॉजिटिव है या जीरो है। अगर थीटा का मान जीरो है तो काश हमारा ये W कैसे आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा, वर्ग धनात्मक हो जाएगा। तो एफ एस कॉस जीरो का मान एक होता है, तो ये कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा, तो एफ एफ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अगर कहीं कार हॉरिजेंटल, जिसे क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऊपर हॉरिजेंटल पूछ रहा है, तो हॉरिजेंटल का मतलब ये 90 डिग्री पूछ रहा है, 90 डिग्री पे। तो अगर कॉस 90 डिग्री का मान देखा जाए तो कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, ठीक। कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, ठीक। तो उसी फार्मूला पर रखेंगे, W बराबर एफ एस इंटू कॉस 90 रखेंगे, तो कॉस 90 का मतलब वर्क हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वर्क हमारा शून्य आ जाएगा। तो वही कह रहा कि हॉरिजेंटल सरफेस पे कार कितना होगा, तो हॉरिजेंटल सरफेस में हमारा कार जो होगा शून्य हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड इन रेंज, कह रहा कि सुनने योग्य ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो आवृत्ति का एसआई यूनिट का हो जाता है, एसआई यूनिट का हो जाता है आवृत्ति का, तो हर्ट्ज हो जाता है, एसआई यूनिट क्या हो जाता है, हर्ट्ज, जिसे एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो सुनने का योग्य जो होता है वो हमारा 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की होती अवधि होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द सीचर्ड स्प्रिंग, कह रहा कि खींची गई स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल ऊर्जा होती है, या थर्मल होती है, या केमिकल होती है। तो थर्मल से ना उष्मा निकल रहा, केमिकल से ना रासायनिक क्रिया की जा रही है। तो खींची गई स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो जब छोड़ी जाएगी तो वो गतिज में रहेगी, लेकिन अगर खींच में रोकी जाएगी तो वो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा में रहेगी। तो इसलिए इसका आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर, ओम्स लॉ स्टेट्स, कह रहा कि ओम्स का नियम कहता है बी प्रोपोर्शनल आई, वोल्टता धारा के समानुपाती, बी प्रोपोर्शनल 1 आई, वोल्टता धारा के व्युत्कुल, या आई प्रोपोर्शनल आर, धारा प्रतिरोध के समानुपाती, या नॉन नहीं कोई। तो जो ओम का नियम होता है वो कहता है बी प्रोपोर्शनल आई, कहता है बी प्रोपोर्शनल आई। तो बी बराबर प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो बी बराबर आई आर निकलता है। आर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा आर क्या होता है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, आर क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाता है हमारा आई आर निकल के आता है, ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, प्रतिरोधक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में क्वेश्चन ये आया था यूपी सीनेट के एग्जाम में, यूपी सीनेट के एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। 2024 या 2025 में ये क्वेश्चन हमारा आया था कि प्रतिरोधक का प्रतिरोधक किस पर निर्भर करता है, लेंथ पे, की एरिया की मटेरियल पे, की ऑल ऑफ दिस। तो ये होता है फार्मूला हमारा, शायद होता है बी बाई आर एल, ऐसे कुछ फार्मूला होता है। तो जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो वह सभी पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक। तो वही लास्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा, दिया कि आर बराबर होता, आर बराबर रो एल अपान ए होता, आर बराबर रो एल अपान ए होता, ठीक। तो यही इसके जो प्रतिरोधकता की प्रतिरोध है वो लंबाई, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा और सब पे निर्भर करती है, ठीक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ द कॉमन साल्ट। ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम, ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम, ये नर्सिंग एग्जाम 2023 में पूछा गया एग्जाम था, ये 2023 में पूछा गया था कि द केमिकल फार्मूला ऑफ द कॉमन साल्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। NaCl का सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो जो साधारण नमक जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, या टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का एक और नाम होता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट, उसका नाम भी NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड ही कॉमन सॉल्ट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग अगर्स इन, कह रहा लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, जल और वायु में, या ड्राई एयर सूखी हवा में, या ऑयल तेल में, या नॉन। तो नॉन ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वो नॉन ऑलरेडी रख दिया। तेल लगाने से लोहे की साक्षरता बढ़ती है, तेल लगाने से लोहे में जंग नहीं आती है। ठीक, सूखी हवाएं लोहे को जंग नहीं लगाती। जब तक उसमें वाटर और एयर, जब तक हवाएं नमी नहीं रहेंगी तो लोहे में जंग लगना असंभव है। ठीक, तो वो लोहे में जंग लगने के लिए हवा और नमी की आवश्यकता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए हमारा हवा और नमी की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कह रहा धातु और अम्ल की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। कह रहा जब धातु और अम्ल एक आपस में क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो मान लो ये हमारा Na है। Na क्या होता है, एक धातु होता है। ठीक, धातु है, इसके साथ हम अम्ल मान ला HCl का रिएक्शन कराई, ये Na प्लस Cl का HCl का रिएक्शन कराई तो NaCl क्या बन गया, NaCl एक साधारण नमक बन गया और ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या कह रहा है कि जब धातु, ये धातु है और ये अम्ल है, धातु है, ये हमारा मेटल है और ये हमारा क्या होती है, अम्ल है। एसिड को हम लोग अम्ल मान लेते हैं। ठीक, तो मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल वाटर, कह रहा समान पानी का pH मान कितना होता है। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होता है। ठीक, 25 नंबर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए बेस, कह रहा निम्नलिखित में कौन क्षार है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए कि क्षार और एसिड छांटने का जरूर आएगा। तो ये CO2 क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। CO2 हमारा क्या है, न्यूट्रल है। CH3COH ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये अम्ल है। ये Cl हमारा एक एसिड होता है जो हमारे स्टोमच पेट में पाया जाता है। तो कौन सा क्षार है, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका लिए आंसर नंबर, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट ए कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन बिकॉज, पानी को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है। पानी जो होता है उससे सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है। तो उसमें ये कह रहा है कि डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस, कई पदार्थ घुलता है, या इवोल्यूटरी क्विकली, इवोपोट्रेट क्विकली, या फ्रीजिज इसेंशली, या नॉन। तो ये देखो फ्रीजिज इसेंशली जो होता है ये नॉन, ये तो होगा नहीं। इपोरेट कॉकली, ये इपोरेट कॉकली करता ना, ये क्या कहता है बहुत सारे पदार्थ को, जो जल होता है वो हर किसी पदार्थ को आपस में घोल लेता है।
तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा कि द मेन कंस्टिट्यूटेंट ऑफ नेचुरल गैस, कह रहा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है वह मीथेन है, इथेन है, या प्रोपेन है, या ब्यूटेन है। तो CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। एथेन को क्या कहते हैं, C2। इसका फार्मूला एथेन बनाने के लिए CN होता है, H2N होता है, +2 होता है, शायद एथेन के लिए होता है। ठीक, एल्केन, जो एल्केन फार्मूला होता है, एल्केन फार्मूले के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो प्राकृतिक का मुख्य घटक जो होता है वो हमारा मीथेन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा द रिएक्शन इन विच इन द सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड। कह रहा ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थ में टूट जाता है, तो उसे क्या कॉम्बिनेशन सम्मिलन कहते हैं, डिकम्पोजिशन अपघटन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, या डबल डिस्प्लेसमेंट द्विगुणन विखंडन कहते हैं। ठीक, तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब ये कोई एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट बी है। अगर ए और बी दोनों मिलके ए बी बना ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक, अगर कोई ए और बी है, ए और बी है तो ए अलग प्लस बी अलग हो जा रहा है, तो वो क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक, तो वही कह रहा कि इनमें से कौन सा है रिएक्शन सिंपल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक यौगिक दो सरल अनुपात में टूट जाए। तो ये एक यौगिक कंपाउंड है, ये दो सरल अनुपात में टूट गया तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि बेकिंग सोडा इज ए है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaSCO3 होता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्मा उत्सर्जित करती है, एक्सोथर्मिक मतलब उत्सर्जित करती है, कॉम्बिनेशन दहन में, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन में, या डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर में। तो देखो जब कौन सी गैस की प्रतिक्रिया ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो दहन जब करेंगे तो उससे ऊष्मा निकलती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब बायोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। किडनी पूछ रहा है, किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ग्लोमेरुलस होती है, मुलस लूप ऑफ हेनले होती है, या कनेक्टिंग डक्ट होती है। तो देखो गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई जो होती है ये नेफ्रॉन होती है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट इन द कंपाउंड वाटर। कह रहा पौधे का वह भाग जो जल का संचरण करता है, जल का संचरण पौधे में कौन सा भाग करता है, जाइलम, फ्लोएम, या कैम्बियन, या कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स और कैम्बियन होगा नहीं, जल का सप्लाई जो करता है वो हमारा जाइलम करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप वाज डिक्लेयर्ड बाय, मानव रक्त समूह खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर, या मेंडल। तो मेंडल चाचा हमारे पी प्लांट पे थे, बागवानी उद्यान मटर पे थे। तो रॉबर्ट कोच तो उन्होंने ये ब्लड ग्रुप का खोज किया नहीं था, तो ब्लड ग्रुप समूह खोज कार्ल लैंडस्टर ने किया था। तो इसके लिए आंसर नंबर ई हो गया। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर ई हो गया। ठीक भाई, ये था एसआरपी क्लास पे साइंस के टॉप क्लासेज हो गए। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे वाला पार्ट को भी आप लोग देखते रहें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चीज़ आते हैं। ठीक।